विजया की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। नरेन हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि इस इल्जाम का क्या जवाब दे। तभी नौकर ने आकर बताया कि नहाने का पानी तैयार है। विजया ने खुद को संभाल कर कहा कि देर मत कीजिए, जाइए। नहाने के बाद जब नरेन खाना खाने बैठा तो विजया खुद हाथ में पंखा लेकर उसके पास बैठ गई। नरेन ने संकोच से पंखा रखने को कहा तो विजया ने मुस्कुराकर कहा कि आपको जरूरत न हो, पर मुझे है। पिताजी कहते थे कि कभी खाली हाथ नहीं बैठना चाहिए। नरेन ने पूछा कि क्या आपने भी अभी तक खाना नहीं खाया? विजया ने कहा कि पुरुषों से पहले हमें खाना भी नहीं चाहिए। नरेन खुश होकर बोला कि ब्राह्मण होने के बावजूद आपका आचार व्यवहार तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। तभी दरवाजे पर आकर नौकर ने खबर दी कि सरकार बाबू बही खाते लेकर नीचे खड़े हैं। विजया ने कह दिया कि आज फुर्सत नहीं है, कल आए। नौकर के जाते ही नरेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे नौकरों का ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है। विजया ने पूछा कि क्या अच्छा लगता है? नरेन ने हंसते हुए बताया कि नौकरों का आपको मां जी कहकर पुकारना। उसने कहा कि आप पढ़ी लिखी, आधुनिक और बड़े घर की महिला है। आजकल मैं इलाज के सिलसिले में कई अमीर परिवारों में जाता हूं, जहां नौकर अपनी मालकिन को मैम साहब कहते हैं ताकि उनकी झूठी शान बनी रहे। नरेन ने खिलखिलाकर कमरा गूंजा दिया। विजया भी अपनी हंसी न रोक सकी। नरेन ने आगे बताया कि एक नए दरबान ने मालकिन को मां जी कह दिया था तो उस पर ₹1 जुर्माना ठोक दिया गया था। नरेन ने हंसते हुए कहा कि मुझे तो ये देखना है कि इन मेमसाहबों के बच्चे अपनी मां को मान कहते हैं या मैम साहब। नरेन ने अपनी ही बात पर ठहाका लगाया और कमरे को गूंजा दिया। विजया ने मुस्कुराते हुए कहा कि खा पी कर दिन भर दूसरों की चर्चा का मजा लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन क्या आज मुझे खाने भी नहीं देंगे? यह सुनकर नरेन थोड़ा झेप गया। उसने जल्दी जल्दी 2-4 कौर निगले और फिर पुरानी रौ में बहते हुए बोला कि मैं भी 4-5 साल विलायत में रहा हूं, लेकिन इन देसी साहबों का तो। विजया ने उंगली उठाकर बनावटी गुस्से से टोका कि फिर पराई निंदा। नरेन हंसकर बोला कि अच्छा बस, और फिर खाने लगा, पर तुरंत ही हाथ रोकते हुए बोला कि अब और नहीं खाया जाता। विजया ने जिद करते हुए कहा कि कुछ भी तो नहीं खाया, अभी उठने नहीं दूंगी। भले ही दूसरों की बुराई करते करते अन्य होकर खाइए, पर खाइए जरूर। नरेन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने उदास होकर कहा कि आप इसे कम खाना कह रही हैं। कलकत्ते में मेरे रोज का हाल देखें तो दंग रह जाएंगी। इन्हीं कुछ महीनों में मैं कितना दुबला हो गया हूं। मेरे डेरे का रसोइया और नौकर इतने लापरवाह हैं कि सुबह का पका खाना ठंडा पड़ा रहता है। कभी बिल्ली दूध पी जाती है तो कभी कौआ सब बिखेर देता है। भूख लगने पर भी कई बार खाना नसीब नहीं होता। विजया का चेहरा गुस्से और हमदर्दी से लाल हो गया। उसने कहा कि ऐसे नौकरों को निकाल क्यों नहीं देते? इतना कमाने के बाद भी ऐसी तकलीफ झेलने से नौकरी का क्या फायदा? नरेन ने हंसकर अपनी बेपरवाही का किस्सा सुनाया कि एक दिन बक्से से किसी ने 200 रुपए चुरा लिए। एक दिन खुद ही 100 के 2 नोट कहीं भुलाया। सहते सहते अब आदत पड़ गई है, बस भूख की तकलीफ कभी कभी बर्दाश्त नहीं होती। फिर नरेन ने एक ठंडी सांस लेकर कहा कि सच पूछिए तो नौकरी मुझे भाती भी नहीं है। मेरी जरूरतें बहुत मामूली हैं। अगर कोई बड़ा आदमी दोनों वक्त 2 मुट्ठी खाना दे दे और मैं अपनी धुन में लगा रहूं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर हंसकर बोला कि लेकिन अब वैसे बड़े आदमी कहा, अगर आपके पिताजी जिंदा होते तो शायद वे मुझे इस पराई नौकरी से छुटकारा दिला देते। विजया ने चौंक कर पूछा कि ये आपने कैसे जाना? आप तो उन्हें पहचानते भी नहीं थे। नरेन ने बताया कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, पर वे मुझसे बहुत स्नेह करते थे। मुझे पैसे देकर विलायत आपके पिताजी ने ही भेजा था। फिर नरेन ने पूछा कि क्या हमारे कर्ज के बारे में उन्होंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा था? विजया ने बेताब होकर पूछा कि आपका मतलब क्या है? आप पूरी बात बताइए। नरेन ने पहले तो बात टालनी चाहिए, पर विजया की गहरी जिद देखकर उसने सच बता दिया।
नरेन ने कहा कि 3 दिन पहले दयाल बाबू ने मुझे पुराने कागजात का एक बंडल दिया था, जो हमारे पुराने मकान की दराज में पड़ा था। उसमें आपके पिताजी की कुछ पुरानी चिट्ठियां थी। मेरे पिताजी जब कर्ज से परेशान होकर जुआ खेलने लगे थे, तब आपके पिताजी ने दिलासा देते हुए खत में लिखा था, घर की फिक्र मत करो नरेन, आखिर मेरा भी तो लड़का है। ये घर मैंने उसको उपहार में दे दिया। विजया ने सिर उठाकर पूछा कि उसके बाद क्या लिखा था। नरेन ने कहा कि उसके बाद दूसरी बातें थी, पर वो खत बहुत पुराना था। शायद बाद में उनका विचार बदल गया हो और इसीलिए उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। अपने पिता की अंतिम इच्छा का एक एक शब्द याद आते ही विजया ने गहरी सांस ली। फिर उसने मुस्कुराकर कहा कि तो क्या अब आप उस घर पर दावा करेंगे? नरेन ने मजाक में कहा कि दावा जरूर करूंगा और आपको ही गवाह बनाऊंगा ताकि अदालत में साबित हो सके कि घर मेरा है। विजया ने पूरी गंभीरता से कहा कि किसी दूसरी अदालत की जरूरत नहीं है। पिताजी का आदेश ही मेरी अदालत है और मैं वो घर आपको लौटा दूंगी। नरेन ने बात को मजाक समझते हुए कहा कि क्या बिना खत देखे ही घर दे देंगी? विजया ने दृढ़ता से कहा कि मैं खत देखना चाहती हूं, और अगर उसमें यही लिखा है तो मैं पिताजी के आदेश का पूरा पालन करूंगी। नरेन ने पूछा कि और अगर मैं वो घर न लूं, दावा ही न करूं तो? विजया ने कहा कि यह आपकी मर्जी, पर वैसी हालत में मैं आपकी बुआ के बेटों को दावा करने कहूंगी। पिताजी की दान की हुई चीज मैं कभी नहीं हड़पूंगी। नरेन उसके इस पक्के संकल्प को देखकर मन ही मन मुग्ध रह गया। उसने प्यार से समझाया कि उस घर को जब मंदिर और अच्छे काम के लिए दे दिया गया है, तो उसे वापस न लेने पर भी आपको कोई पाप नहीं लगेगा। वैसे भी विलास बाबू इस बात पर कभी राजी नहीं होंगे। विलास का नाम सुनते ही विजया भड़क उठी। उसने कहा कि मुझे अपनी चीज के लिए किसी दूसरे को मनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घर नहीं चाहिए तो आप उसका वाजिब दाम मुझसे ले लीजिए, ताकि आपको नौकरी न करनी पड़े। आप राजी हो जाइए नरेन बाबू। विजया की आवाज में ऐसी कातर विनती थी कि नरेन का दिल भर आया। वह समझ गया कि विजया अपने पिता के कर्ज के कारण उसे बेघर देखकर अंदर ही अंदर कितनी पीड़ा में है। माहौल को हल्का करने के लिए नरेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं आपके मन की बात समझ गया। आप किसी बहाने गरीब को दान देना चाहती हैं, यही ना? ये ताना सुनकर विजया आहत हो गई। उसने दुखी स्वर में कहा कि इस बात से मुझे कितनी तकलीफ होती है। आपको अंदाजा भी है, मैं सिर्फ अपने पिता के हुक्म का पालन कर रही हूं। नरेन अब पूरी तरह गंभीर हो गया। उसने बात का रुख मोड़ते हुए कहा कि चलिए छोड़िए, पर क्या आपको मालूम है कि अगर पिताजी के हुक्म के मुताबिक सब कुछ लौटाना पड़ा तो सिर्फ मकान ही नहीं और भी बहुत कुछ लौटाना पड़ेगा। विजया ने कहा कि ठीक है, अपनी सारी संपत्ति लौटा लीजिए। नरेन ने सिर हिलाते हुए एक गहरा रहस्य खोला कि पिताजी के आदेश के अनुसार मेरा दावा सिर्फ मकान और जमीन तक ही सीमित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। उन्होंने सिर्फ उतना सा दान देकर मुझे विदा नहीं किया था। यहां जो कुछ भी दिख रहा है, ये मकान, ये जमीन, ये सारा साजो सामान, मेज कुर्सी, नौकर चाकर, कर्मचारी और यहां तक कि उनकी मालकिन, सब पर मेरा दावा पहुंचता है। रट तो लगा रही है पिता के हुक्म की बार बार, दे सकेंगी ये सब? ये सुनते ही विजया के पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक सिहर उठे। उसने कोई जवाब नहीं दिया और सिर झुकाए बिल्कुल निस्पंद होकर बैठी रही। नरेन ने गर्व के साथ खाने का कौर मुंह में डालते हुए मजाक के अंदाज में कहा कि क्यों, लग रहा है कि सब कुछ दे पाएंगी? अगर नहीं तो बेहतर होगा कि विलास बाबू से अकेले में राय मशविरा कर लें। ये कहकर वह ठहाका मारकर हंसने लगा। लेकिन इस बार विजया ने जैसे ही अपना सिर उठाया, नरेन की वो जोरदार हंसी मानो एक झटके में थम गई। विजया के चेहरे से जैसे खून ही उड़ गया था। उसके सूखे और पीले पड़ चुके चेहरे पर नजर पड़ते ही नरेन सकपकाकर बोल उठा कि आप पागल हो गई है क्या? क्या मैं सचमुच ऐसा कोई दावा करने जा रहा हूं या कभी करूंगा? ऐसा किया तो लोग मुझे पकड़कर सीधे पागल खाने में डाल देंगे। विजया जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उसने सीधी आवाज में पूछा कि कहाँ है? दिखाइए पिताजी की वो चिट्ठी।
नरेन ने अचरज से कहा कि खूब फरमाया, क्या मैं उसे अपनी जेब में लिए घूमता हूं? और फिर उसे देखकर आपको क्या हासिल होगा? विजया ने दृढ़ता से कहा कि चाहे कोई लाभ न हो, पर आप उसे दरबान के हाथ भिजवा दीजिए। दरबान आपके साथ कलकत्ता जाएगा। नरेन के पूछने पर कि इतनी जल्दबाजी क्यों, विजया ने सपाट स्वर में कह दिया। पूरी रात बिना सोए गुजरने की वजह से विजया की आंखों में भारी थकान थी। अगली सुबह जब वो नीचे बैठक में आई तो देखा कि कचहरी की बही खाते मेज पर करीने से रखे हैं और बूढ़ा गुमाश्ता पास ही खड़ा इंतजार कर रहा है। गुमाश्ते ने झुककर कहा कि मां जी, इन पर आज ही दस्तखत हो जाने चाहिए। विजया ने उसे 2 घंटे बाद आने को कहा और बही खाता उठाकर खिड़की के पास रखे सोफे पर बैठ गई। उसका मन बेहद अशांत था। तभी खिड़की से बाहर नजर गई तो देखा कि बगीचे में एक पेड़ के नीचे खड़े बड़े रासबिहारी बाबू छोटे लड़के परेश से कुछ पूछताछ कर रहे हैं। वे उंगली से कभी नीचे के कमरे और कभी छत की तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ ही देर में वे परेश को छोड़कर कचहरी की तरफ चले गए। परेश जैसे ही लौटा, विजया ने खिड़की से आवाज देकर उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि बड़े बाबू तुझसे क्या पूछ रहे थे? परेश ने बताया कि बड़े बाबू डरा धमकाकर पूछ रहे थे कि जब डॉक्टर बाबू यहां खा रहे थे तब तू घर पर था या नहीं? मैंने कह दिया कि मां जी ने मुझसे कहा था कि दौड़कर जा और डॉक्टर साहब को बुला ला, तो मैं तुझे बढ़िया चरखी दूंगा। इसलिए मैं तो डॉक्टर साहब को बुलाकर सीधे चरखी खरीदने चला गया था। परेश ने यह भी कहा कि बड़े बाबू ने उसे ये बात मालकिन को बताने से सख्त मना किया था। विजया ने परेश को दिलासा देकर विदा किया और खुद बही खाते के पन्ने पलटने लगी, लेकिन उसका रोम रोम असह्य गुस्से से जलने लगा। थोड़ी ही देर में छड़ी खटखटाते हुए रासबिहारी कमरे में दाखिल हुए और विजया का ध्यान खींचने के लिए हल्का सा खांसकर कुर्सी पर बैठ गए। विजया ने नजर उठाकर पूछा कि आज इतनी सुबह कैसे आना हुआ? रासबिहारी ने चिंता का ढोंग करते हुए कहा कि तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है बिटिया? क्या सर्दी लग गई है या रात को नींद नहीं आई? विजया ने सीधे काम की बात पूछी तो रासबिहारी ने बताया कि घोषपाड़ा की सीमा को लेकर चौधरी लोग मुकदमा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पुराने कागजात देखने पड़ेंगे, इसलिए ऊपर से कागजों का बक्सा मंगवा दो। विजया ने लापरवाही से कहा कि अगर वे 2 बीघा जमीन का दावा कर रहे हैं तो उन्हें ले लेने दीजिए। मामूली बात के लिए मुकदमेबाजी की कोई जरूरत नहीं है। रासबिहारी ने मरमाहत होने का नाटक करते हुए कहा कि तुम्हारे पिता जब सब कुछ मुझ पर सौंप गए हैं तो मैं 2 अंगुल जमीन भी नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा और भी कई कारण हैं जिनके लिए कागजात देखना बेहद जरूरी है। विजय ने पूछा कि और क्या कारण है, पर रासबिहारी ने साफ जवाब देने के बजाय बात घुमा दी। उसी समय सरकार बाबू बही खाते लेने आए। विजय ने उनसे कहा कि इस बेला काम नहीं हो सका, वे दूसरी बेला आए। फिर विजय ने अचानक पूछा कि कचहरी का नया दरबान कब से बहाल हुआ है? सरकार बाबू के बताने पर विजया ने तुरंत हुक्म दिया कि उस दरबान की अब कोई जरूरत नहीं है, उसे पूरे महीने की तनख्वाह देकर आज ही नौकरी से हटा दिया जाए। रासबिहारी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, पर उन्होंने बनावटी मुस्कान के साथ कहा कि बिना किसी कसूर के किसी की रोटी छीनना क्या अच्छी बात है बिटिया? विजया ने कोई जवाब नहीं दिया और दरबान को आज ही हटाने की अपनी बात पर अड़िग रही। रासबिहारी ने फिर से पुराने दस्तावेज देखने की जिद दोहराई। जब विजया ने बिना उठे साफ कारण पूछा तो रासबिहारी अपना धीरज खो बैठे और बोले कि इसका मतलब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। विजया ने शांत और तीखे स्वर में कहा कि मेरा भी तो आप विश्वास नहीं करते। मेरे ही पैसों से मेरे ही पीछे जासूस लगाने का क्या मतलब हो सकता है? और इसके बाद मेरी संपत्ति के मूल दस्तावेज हासिल करने की आपकी कोशिश को अगर मैं कुछ और समझूं तो क्या ये अस्वाभाविक है? रासबिहारी सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कलकत्ते के नाजोन खरों में पली ये सीधी सादी लड़की उनकी इतनी शातिर चाल को एक ही पल में पकड़ लेगी। जब कोई चारा न बचा तो रासबिहारी ने अपने तरकश का सबसे जहरीला तीर निकाला। वे बेहद कठोर होकर बोले कि वनमाली की इज्जत बचाने के लिए मुझे तुम्हारी हरकतों पर नजर रखनी पड़ी है। उस अभागे नरेन को पकड़वाकर मंगवाया और कल पूरा दिन उसके साथ बिताया। क्या मैं इसका मतलब नहीं समझता?
उस दिन आधी रात तक उससे हंसी मजाक किया और वह यही ठहरा रहा, इससे तुम्हें भले ही शर्म न आए, पर हमारे लिए तो समाज में मुंह दिखाना मुहाल हो गया है। विजया इस भयानक और झूठे इल्जाम से अंदर तक कांप उठी, पर उसने अपना संयम नहीं खोया। उसने धीमी पर निडर आवाज में कहा कि मामला चाहे जितना संगीन हो, पर इस झूठी बात का मैं आपको क्या जवाब दूं? रासबिहारी ने तैश में आकर कहा कि तुम इसे झूठ कहकर उड़ाना चाहती हो। विजया ने दो टूक जवाब दिया कि उड़ाना नहीं चाहती चाचा जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि ये बात सरासर झूठी है, और ये झूठी है, ये बात आप खुद सबसे अच्छी तरह जानते हैं। रासबिहारी बुरी तरह सिटपिटा गए। किसी भी हाल में विजया उनके मुंह पर उन्हें झूठा साबित कर देगी, ये उनकी कल्पना से परे था। विजया कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बोली कि आप बुजुर्ग हैं, इसलिए इस विषय पर आपसे बहस नहीं करना चाहती। दस्तावेज अभी रहने दीजिए, जब मुकदमा जरूरी समझूंगी तो आपको बुलवा लूंगी। इतना कहकर वह अंदर चली गई। इस घटना के बाद विजया गहरे मानसिक तनाव में रहने लगी। वो सोच रही थी कि नरेन खुद उसके पिता की वो मूल चिट्ठी लेकर आएगा, लेकिन 5-6 दिनों बाद चिट्ठी डाक से आई, नरेन खुद नहीं आया। विजया समझ गई कि रासबिहारी ने जरूर नरेन के कानों तक ये गंदी बात पहुंचाकर उसके लिए इस घर के दरवाजे बंद करवा दिए हैं। विजया ने रोते हुए अपने स्वर्गीय पिता के हाथों लिखी उन दोनों चिट्ठियों को पढ़ा। चिट्ठी का एक एक शब्द साफ गवाही दे रहा था कि वनमाली बाबू ने कभी नरेन को इंसान बनाने और विजया का जीवन साथी बनाने का ही सपना देखा था। ये बात रासबिहारी भी अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए वे इतनी नीचता पर उतर आए थे। 5-6 दिन और बीत गए। एक दिन सुबह उठकर विजया ने देखा कि घर में राज मजदूर लगे हैं और पुताई की तैयारियां चल रही हैं। उसे याद आया कि पूर्णिमा को अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, यानी उसकी और विलास की जबरन तय की गई शादी का दिन बिल्कुल करीबा पहुंचा है। शाम को जब विजया दरबान कन्हैया सिंह के साथ नदी किनारे टहलने निकली तो दयाल बाबू वहां पहुंचे। दयाल बाबू ने कहा कि बिटिया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब समय नहीं बचा है, शादी के निमंत्रण पत्र छपवाने हैं। अगर तुम्हारी सखी सहेलियों और मित्रों के नामते मिल जाते तो। विजया ने कड़े स्वर में पूछा कि निमंत्रण पत्र क्या मेरे नाम से छपवाया जाएगा? दयाल बाबू ने झिझकते हुए कहा कि नहीं बिटिया, रासबिहारी बाबू जब वर और वधू दोनों के अभिभावक हैं तो न्योता उन्हीं के नाम से जाएगा, यही तय हुआ है। विजया ने रुखाई से कहा कि तो क्या ये फैसला भी उन्होंने ही किया है? दयाल बाबू ने हामी भरी कि हां, उन्हीं का फैसला है। विजया ने सीधे शब्दों में कह दिया कि तो फिर सखी सहेलियों को बुलाना है या नहीं, ये भी वही तय करें। मेरे किसी भी मित्र या परिचित को इस शादी में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। दयाल बाबू इस बात का कोई जवाब न दे सके। दोनों चुपचाप रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी विजया ने अचानक पूछा कि जो चिट्ठियां उन्होंने नरेन बाबू को दी थी, क्या उन्होंने खुद पढ़ा था? दयाल बाबू ने बड़ी सादगी से कहा कि नहीं बिटिया, दूसरे की चिट्ठी वे क्यों पढ़ते? नरेन के पिता का नाम देखकर उन्हें लगा कि जिसके पिता की अमानत है उसके बेटे को सौंप देना ही वाजिब है। बूढ़े दयाल बाबू को शर्मिंदा होते देख विजया ने बड़े कोमल स्वर में कहा कि आपने बिल्कुल ठीक किया। फिर उसने पूछा कि क्या नरेन ने इस बारे में आपसे कुछ नहीं कहा? दयाल बाबू ने बताया कि नरेन ने तो कुछ नहीं कहा, पर अगर कुछ जानना हो तो वे कल ही पूछकर बता सकते हैं, क्योंकि आजकल नरेन रोज ही शाम को उनके घर आता है। विजया ने चौंक कर पूछा कि क्या मामी जी की तबीयत फिर बिगड़ गई है? दयाल बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, वे तो अब बिल्कुल चंगी है। नरेन का इलाज और ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो गया। दरअसल नरेन को यहां काम बहुत कम है और कलकत्ते में कोई खास यार दोस्त भी नहीं है, इसलिए वो शाम यहीं हमारे घर बिताने चला आता है। दयाल बाबू ने विजया से आग्रह किया कि जब इतनी दूर आ ही गई हो तो जरा हमारे घर भी चलती चलो। विजया उनके साथ चल पड़ी। रास्ते में दयाल बाबू नरेन की तारीफों के पुल बांधते हुए कहने लगे कि इतना नेक और सीधा इंसान उन्होंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखा। नलिनी बीए के बाद डॉक्टरी पढ़ना चाहती है और नरेन उसे पढ़ाने में जीजान से जुटा हुआ है। ये सुनते ही विजया के दिल में जैसे जहर घुल गया।
कलकत्ते से इतनी दूर आकर रोज शाम बिताने की असली वजह अब उसकी समझ में आ रही थी। विजया ने अपने दिल को संभालते हुए दबी जुबान में पूछा कि क्या आपको इस पर कोई संदेह नहीं होता? मेरा मानना है कि नलिनी के प्रति उनके इरादे को साफ साफ समझ लेना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि नलिनी का कोई नुकसान हो जाए। दयाल बाबू ने बड़ी मासूमियत से कहा कि वे नरेन पर अपनी औलाद से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। नरेन किसी के साथ भूल कर भी अन्याय कर सकता है, ये वे सोच भी नहीं सकते। जब दोनों दयाल बाबू के बैठक खाने में पहुंचे तो शाम का धुंधलका गहरा हो चुका था। कमरे में मेज के दोनों ओर नरेन और नलिनी कुर्सियों पर बैठे थे। सामने खुली किताब रखी थी और दोनों किसी विषय पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। नलिनी ने जैसे ही विजया को देखा, वो खुशी से उछलकर स्वागत करने लगी। नरेन भी झटपट खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए पूछा कि आप अच्छी तो हैं? विजया का चेहरा दर्द से पीला पड़ चुका था। उसने नरेन के नमस्कार का कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसे देखा ही न हो। उसने नरेन की तरफ पूरी तरह पीठ फेर ली और नलिनी से रूखेपन से बोली कि चलिए जरा आपकी मामी जी से मिलाओ। नरेन आगे आकर मुस्कुराते हुए बोला कि और मुझे शायद आपने पहचाना भी नहीं। विजया ने बेहद ठंडी और अपमानजनक आवाज में कहा कि पहचान लेने का मतलब ये तो नहीं कि पहचानना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो नलिनी को लगभग खींचते हुए अंदर ले गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए नलिनी ने पुकार कर कहा कि नरेन बाबू, चाय पिए बिना मत जाइएगा। नरेन अपमान और अचरज से पत्थर की मूरत बना वहीं खड़ा रह गया। दयाल बाबू भी इस अनचाहे अपमान से शर्मिंदा होकर चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद जब सब नीचे उतरे तो नरेन किताब रखकर खड़ा हो गया। नलिनी ने चाय के लिए रुकने को कहा, पर विजया ने एक बार भी नरेन की तरफ नहीं देखा और सीधे बाहर निकल गई। दरवाजे पर बैठा दरबान कन्हैया सिंह लाठी संभालकर उसके पीछे चल पड़ा। रास्ते में चांदनी रात की खामोशी में चलते हुए विजया के दिल का बांध टूट गया और उसकी आंखों से बेरोक आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा कि अब मुझसे और नहीं सहा जाता। घर पहुंचते ही पता चला कि रासबिहारी शाम से ही बैठक में उसका इंतजार कर रहे हैं। विजया का मन खट्टा हो गया और वह सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में रासबिहारी भी ऊपर आ पहुंचे। रासबिहारी ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और विजया के हाथ में देते हुए कहा कि जो करना था सब मैं कर चुका हूं, बस तुम्हारे दस्तखत बाकी है, इसे कल ही भेजना होगा। विजया ने देखा, वो ब्राह्म विवाह का कानूनी फॉर्म था। उस कागज को पढ़ते हुए विजया के दिल में अचानक एक भयानक वितृष्णा और कड़वाहट भर आई। उसे लगा कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे हैं। रासबिहारी, दयाल, विलास, नरेन, सब अपने स्वार्थ और मतलब के यार हैं। आज सबसे ज्यादा दुख उसे दयाल बाबू के बर्ताव से हुआ था, जिन्होंने अपनी भांजी के भले के लिए विजया के दिल के दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। विजया ने मन ही मन सोचा कि जब सभी मतलबी हैं तो फिर विलास से ही इतनी नफरत क्यों? विलास कम से कम पाखंडी तो नहीं है, वो जैसा है खुलकर सामने है। तभी रासबिहारी ने उतावली दिखाते हुए कहा कि दवा तकलम यही है या नीचे से मंगवाओ। विजया ने अपनी पीड़ा को दबाकर कड़े स्वर में पूछा कि चाचा जी, क्या आपका मानना है कि पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वो दौलत के नीचे दब जाता है? अगर ऐसा नहीं है तो मेरे उस तथाकथित पाप के बाद भी आप मुझे अपनी बहू क्यों बनाना चाहते हैं? और क्या विलास बाबू मुझे कभी इज्जत की नजर से देख सकेंगे? रासबिहारी ने तिल मिलाकर तुरंत बाहर खड़े विलास को अंदर बुला लिया। विजया ने विलास के सामने ही कहा कि उस दिन चाचा जी ने मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मैंने नरेन बाबू को रात भर यहां रोका और उनके साथ हंसी मजाक किया। क्या ये सब जानकर भी आप मुझ पर यकीन करेंगे? रासबिहारी घबराकर चीखने लगे कि ये सब सरासर झूठ है, लेकिन विलास ने शांत और गंभीर स्वर में कहा कि पूरी दुनिया भी गवाही दे, तब भी मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगा। विजया ने पूछा कि क्यों? मेरी जमींदारी और दौलत के लालच में। विलास की आंखें जल उठीं, पर उसने बेहद संयम से कहा कि नहीं विजया, हमें तुम्हारी दौलत का जरा भी लोभ नहीं है। विलास के इस अप्रत्याशित आत्मसम्मान और सच्चाई के आगे विजया का दिल पसीज गया।
उसने आगे बढ़कर कलम उठाई और बड़े बड़े अक्षरों में विवाह के कानूनी दस्तावेज पर अपने दस्तखत कर दिए। रासबिहारी कागज जेब में रखकर भगवान का गुणगान करते हुए विदा हो गए। उनके जाने के बाद विलास ने कहा कि विजया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन ब्राह्म विवाह का असली मकसद वासना नहीं, बल्कि ईश्वर के चरणों में दो आत्माओं का समर्पण है। एक दिन तुम इस सच्चाई को जरूर समझोगी। विजया कुछ बोल न सकी। उसने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका लिया और अंदर चली गई। अगली सुबह विजया की नींद खुली तो उसका मन एक अजीब सी उदासी और सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसने खुद को समझा लिया था कि अब जो फैसला हो चुका है वही उसकी किस्मत है। शादी में सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और नीचे रासबिहारी खुद खड़े होकर मजदूरों से मकान की रंगाई पुताई करवा रहे थे। रासबिहारी का सामना करने से बचने के लिए विजया ऊपर ही रही और अपने पुराने दिनों की सहेलियों को याद करके खत लिखने बैठ गई। लिखते लिखते उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दोपहर का 1 बज चुका था। तभी नौकरानी परेश की मां ने अंदर आकर दबी जुबान में कहा कि अरे, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। विजया चौंक कर मुड़ी तो देखा कि परेश के पीछे पीछे नरेन कमरे में दाखिल हो रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ था। कमरे में कदम रखते ही नरेन एक कुर्सी पर बैठ गया और सीधे विजया की आंखों में देखते हुए पूछ बैठा, उस दिन आपने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया था? जरा ये तो बताइए। नरेन के चेहरे पर ऐसी गहरी और बोझिल थकावट छाई थी कि विजया का कलेजा कांप उठा। वो जवाब देने के बजाय बेचैन होकर उठ खड़ी हुई और पूछने लगी कि आपको हुआ क्या है नरेन बाबू? क्या तबीयत खराब है? नरेन ने सिर हिलाकर कहा कि नहीं, अब ठीक हूं। जरा सा बुखार आया था, पर उसी ने इतना कमजोर कर दिया कि पहले आ न सका। पर उस दिन मेरा कसूर क्या था, ये तो बताइए। विजया ने सामने खड़े परेश से तुरंत कहा कि जाकर अपनी मां से कुछ खाने को लाने को कहे। फिर उसने नरेन से पूछा कि क्या सुबह से कुछ नहीं खाया। नरेन के मना करने पर भी विजया खुद नीचे चली गई और थोड़ी ही देर में भोजन की थाली और गर्म दूध का कटोरा लाकर उसके सामने रख दिया। नरेन खाने लगा और मुस्कुराकर बोला कि आप भी अजीब हैं। दूसरों के घर में पहचानने से भी मुकर जाती हैं और अपने घर में इतना आदर सत्कार करती हैं। उस दिन की घटना के बाद मुझे लगा कि खबर भेजकर आऊंगा तो शायद आप मिलेंगी भी नहीं, इसलिए बिना बता ही चला आया। फिर दूध का कटोरा खाली करते हुए नरेन ने एक बड़ा धमाका किया। उसने बताया कि उसने यहां की नौकरी छोड़ दी है और शादी का लाल निमंत्रण पत्र जेब से निकालकर दिखाते हुए कहा कि वो इस शादी में शामिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसी दिन सुबह उसका जहाज कराची से रवाना हो रहा है। विजया के होश उड़ गए। उसने कांपते हुए पूछा कि कराची से? आप जा कहाँ रहे हैं? नरेन ने सहज भाव से कहा कि दक्षिणी अफ्रीका। शायद अब जीवन में हमारी कभी दोबारा मुलाकात न हो। विजया का दिमाग सुन्न हो गया। उसने बदहवास होकर सवालों की बौछार कर दी कि क्या नलिनी इसके लिए राजी हो गई? उन्हें सब सच बताया है? इतनी दूर जाने के लिए उन्होंने सहमति कैसे दे दी? नरेन हंसकर बोला कि अभी किसी को कुछ नहीं बताया है। विजया अपना आपा खो बैठी और तड़पकर बोली कि ये कभी नहीं हो सकता। आप लोग क्या औरतों को बक्साबिस्तर समझते हैं कि जब चाहा रस्सी से बांधकर गाड़ी में ला दिया? अगर नलिनी की रजामंदी न हो तो आप उन्हें इतनी दूर नहीं ले जा सकते। नरेन हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि बात क्या है। दयाल बाबू भी नलिनी का नाम सुनकर चौंक पड़े थे। आखिर मेरे जाने जाने में नलिनी की राय का क्या लेना देना? विजया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि क्या आपने नलिनी से विवाह का प्रस्ताव नहीं किया? नरेन मानो आसमान से गिरा। उसने हैरानी से कहा कि कभी नहीं। ये सुनते ही विजया के चेहरे पर एक पल में खून दौड़ गया और वो शर्म से लाल हो उठी। पर खुद को संभालते हुए उसने कहा कि प्रस्ताव नहीं किया तो करना चाहिए था। आपकी नीयत तो किसी से छिपी नहीं थी। नरेन ने कहा कि यह तो शुरू से असंभव था। मैं हिंदू हूं और वे ब्राह्म समाज की है। दोनों की जात भी एक नहीं है। विजया ने आहत होकर कहा कि तो क्या आप जात पात मानते हैं? अगर जात एक हो और सिर्फ धर्म अलग हो तब भी क्या विवाह असंभव है? आपको किस बात का इतना अहंकार है? अगर यही आपकी सोच थी
तो पहले क्यों नहीं बताया? ये कहते कहते विजया की आंखों से आंसू छलक पड़े। नरेन ने हैरान होकर कहा कि ये मेरी राय बिल्कुल नहीं है और आप नलिनी को लेकर बेवजह परेशान हो रही है। मुझे पता है कि उनका दिल कहाँ लगा है और वे भी जानती है कि मैं दुनिया के दूसरे छोर पर क्यों भाग रहा हूं। विजया बिजली की तेजी से खड़ी हो गई और बोली कि क्या आपको लगता है कि अगर नलिनी की असहमति न हो तो आप जहां चाहे जा सकते हैं? नरेन ने गंभीर होकर कहा कि आपकी नाराजगी के आगे भी मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे जैसे निकम्मे और गरीब इंसान के यहां रहने या न रहने से किसी का क्या बिगड़ेगा? विजया ने नजरें झुकाकर कहा कि आप गरीब नहीं हैं। आपका सब कुछ यही है। आप चाहें तो सब वापस ले सकते हैं। पिताजी की संपत्ति पर आपका पूरा हक है। अगर मैं आपकी जगह होती तो एक तिनका भी न छोड़ती। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। अचानक नरेन ने एक गहरी सांस ली और दोनों की आंखें मिलते ही वो भावुक होकर बोल उठा, नलिनी ने सच ही समझा था विजया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरे जैसे निकम्मे इंसान की भी किसी को जरूरत हो सकती है। ये सोचकर ही मैंने बात हंसी में उड़ा दी थी। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे हुक्म क्यों नहीं दिया? मेरे लिए तो इसका सपना देखना भी पागलपन था विजया। इतने दिनों बाद नरेन के मुंह से अपना नाम सुनते ही विजया सिर से पैर तक कांप उठी। वह आंचल से मुंह ढककर अपनी रुलाई रोकने लगी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। दयाल बाबू अंदर आए। उन्होंने विजया के सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पुकारा, बेटी। पिता तुल्य बुजुर्ग का ये स्नेह पाते ही विजया का सारा संयम टूट गया। वह दयाल बाबू की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। दयाल बाबू की आंखों से भी आंसू बह निकले। वे उसका सिर सहलाते हुए बोले कि ये सब मेरी नादानी और गलती से हुआ बिटिया। मैं ही इस दुख का जिम्मेदार हूं। मुझे क्या पता था कि नरेन मन ही मन सिर्फ तुम्हें चाहता है। नलिनी से अभी मेरी यही बात हो रही थी। वो सब जानती थी। घड़ी में 3 बज गए। दयाल बाबू ने पूछा कि बेटी, क्या अब इसका कोई उपाय नहीं हो सकता? विजया ने सिसकते हुए कहा कि नहीं, अब मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। मैंने रास बिहारी बाबू को वचन दिया है, जीते जी उस बंधन को नहीं तोड़ सकती। रोते रोते जब विजया अंदर चली गई तो दयाल बाबू नरेन को भी अपने साथ घर ले गए। उसी शाम जब शादी की बातों को लेकर रास बिहारी और विलास चले गए तो विजया ने देखा कि दयाल बाबू उसके पढ़ने वाले कमरे में गुमसुम बैठे हैं। दयाल बाबू ने कहा कि कल दोपहर मेरे घर तुम्हारा न्योता है। मैं पालकी भेज दूंगा, तुम्हें जरूर आना होगा। विजया ने जब पूछा कि और कौन कौन आ रहा है तो दयाल बाबू ने बताया कि मोहल्ले के कुछ मित्रों के अलावा सिर्फ रास बिहारी और नरेन आएंगे। अगले दिन दोपहर के 3 बज गए पर पालकी नहीं आई। विजया हैरान और परेशान थी कि तभी परेश ने आकर बताया कि पालकी आ गई है। विजया जब दयाल बाबू के घर पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण बंधनवार सजा हुआ है और दोनों तरफ मंगला कलश रखे हैं। ये सब देखकर विजया अचरज में पड़ गई कि एक मामूली दावत के लिए ये कैसी शादी जैसी सजावट है। जैसे ही उसने भीतर कदम रखा, दयाल बाबू लपककर आगे आए और स्नेह से उसका हाथ थाम लिया। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते विजया ने रूठे हुए मान के साथ उलाहना दिया कि भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। क्या यही आपके दोपहर के भोजन का न्योता था? दयाल बाबू ने बड़ी नरमी और ममता से कहा कि आज तो तुम दोनों को भोजन करना ही नहीं चाहिए बिटिया। उधर नरेन भी उपवास के मारे निढाल होकर लेटा हुआ है। आज के दिन के लिए तो भट्टाचार्य जी के नियमों का पालन करना ही होगा। दूसरी मंजिल के बड़े कमरे में कदम रखते ही विजया ने देखा कि वहां विवाह की पूरी तैयारी सजी हुई थी। ये सब देखकर विजया के प्राण कांप उठे। अचरज और घबराहट में उसके मुंह से पूछने की हिम्मत तक न हुई। दयाल बाबू ने बड़े सहज भाव से समझाते हुए कहा कि शाम ढलते ही शुभ लग्न है बिटिया। आज ही तुम्हारा ब्याह होना है। पंचांग में आज का दिन और लग्न इतना सटीक मिल गया कि भट्टाचार्य जी भी हंसकर कहने लगे, मानो ये लग्न खास तौर पर तुम दोनों के लिए ही बना था। विजया का चेहरा फक पड़ गया। उसने चौंक कर पूछा कि क्या आप मेरा हिंदू रीति रिवाज से विवाह करवा रहे हैं? दयाल बाबू ने कहा कि क्या हिंदू विवाह कोई विवाह नहीं होता बिटिया?
समाज और संप्रदाय के भेदों ने इंसान को इतना अंधा बना रखा है कि मैं कल पूरे दिन सोचकर भी इस उलझन का हल नहीं ढूंढ पा रहा था। लेकिन नलिनी ने एक ही पल में मेरी आंखें खोल दी। उसने कहा कि मामा जी, विजया के पिता अपनी बेटी को जिसके हाथों में सौंपना चाहते थे, आप उसे उसी के हाथों में सौंपिए, वरना ब्राह्म विवाह के नाम पर किसी कुपात्र के पल्ले बांध देंगे तो इससे बड़ा अधर्म कोई नहीं होगा। सच्चा विवाह तो दो आत्माओं का मिलन है, फिर चाहे मंत्र संस्कृत के हों या आचार्य के, इससे क्या फर्क पड़ता है। दयाल बाबू ने आगे बताया कि जब मैंने नलिनी से कहा कि विजया तो रासबिहारी को वचन दे चुकी है, तब नलिनी ने कहा कि विजया के अंतर्मन ने कभी उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और अंतरात्मा के सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दयाल बाबू ने विजया को समझाते हुए कहा कि तुम नरेन को अभी पूरी तरह नहीं पहचानती बिटिया। वो तुमसे कितना अगाध प्रेम करता है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। वह कभी किसी असत्य या मजबूरी का बोझ तुम्हारे सिर पर लाद कर तुम्हें नहीं अपनाना चाहता था। विजया अवाक होकर मूर्ति की तरह खड़ी रह गई। तभी भीतर से नलिनी दौड़ती हुई आई और उसने विजया को अपनी बाहों में भर लिया। नलिनी ने प्यार से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि नरेन बाबू ने तुम्हें दुल्हन की तरह सजाने का जिम्मा मुझे सौंपा है, चलो। और वह विजया को खींचकर कमरे में ले गई। 2 घंटे बाद जब चंदन और फूलों से सजी दुल्हन के वेश में विजया को विवाह के मंडप में बिठाया गया और खिड़की खोली गई, तो शीतल हवा और चांदनी मानो उसके स्वर्गीय माता पिता के आशीर्वाद की तरह उसके लजीले मुखड़े पर बिखर पड़ी। कन्यादान के लिए जो बुजुर्ग महिला बैठे, वे रिश्ते में विजया की बुआ लगती थी। पुराने कुल पुरोहित भट्टाचार्य जी ने विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह की रस्में पूरी करवाई। विवाह संपन्न हो चुका था और वरवधू की विदाई की तैयारी चल रही थी कि तभी सभा में रासबिहारी बाबू आ पहुंचे। दयाल बाबू ने उठकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि आइए भाई, आइए। ब्याह निर्विघ्न पूरा हो चुका है। आज के इस पावन दिन मन में कोई मलाल मत रखिए और इन दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद दीजिए। रासबिहारी सन्न खड़े रहे, फिर अपने तल्ख स्वर में बोले कि आखिरकार वनमाली की बेटी का ब्याह हिंदू रीति से ही करवा दिया दयाल। मुझे पहले बताया होता तो इतनी नौटंकी की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या वनमाली की बेटी ने अपने पिता के आजीवन निर्वासन का भी विचार नहीं किया? पास ही खड़ी नलिनी तुरंत बोल उठी कि उनकी बेटी ने अपने स्वर्गीय पिता के सच्चे और अंतिम आदेश का ही पालन किया है। आप खुद भी तो वनमाली बाबू के दिल की असली इच्छा को भली भांति जानते थे, इसलिए इसमें कोई भूल नहीं हुई है। रासबिहारी ने उस निडर लड़की पर एक जलती हुई हिंसक नजर डाली और बिना कुछ बोले मुड़कर जाने लगे। नलिनी ने पीछे से आवाज दी कि अरे, विवाह के मंडप से आप खाली पेट लौट जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, आपको खाकर जाना ही पड़ेगा। मैंने कितनी मिन्नतें करके मामा जी को भेजकर आपको बुलवाया है। रासबिहारी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे एक बार फिर नफरत भरी निगाहों से सबको घूरते हुए भारी और अपमानित कदमों से चुपचाप बाहर निकल गए। यहीं पर इस कहानी का सुखद अंत होता है और इसी के साथ ये उपन्यास भी समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपने सुझाव भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।